बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। झूठ के पाँव नहीं होते, ये बात दुरुस्त है। जो सिलसिला शुरू हुआ 2019 के अंदर, एक आर्टिकल आया, एक ख़बर आई डेली मेल अखबार के अंदर इंग्लैंड में, और उस अखबार की बेसिस के ऊपर, उस स्टोरी की बेसिस के ऊपर एक पूरा बयानिया बनाया गया कि आज के वज़ीर आज़म और उस वक्त के कौमी असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ की फैमिली और वो इन्वॉल्व है डिफिट के जो पैसा है उसको साइफन करने में, और ये पैसा इस्तेमाल किया गया उनके असासे बढ़ाने में। आज बाकायदा तौर पर डेली मेल ने इस बात का इतराफ़ किया है कि उनके पास कोई ऐसे हक़ाइक़ मौजूद नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कुछ किया, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब किसी भी किस्म के गलत काम के मुर्तकिब नहीं हुए। साथ ही उन्होंने वो स्टोरी भी हटा दी है जो जिसके अंदर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे, और शहबाज शरीफ साहब से माजरत भी की है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप शहबाज शरीफ साहब के हवाले से देख रहे थे कि जब ये स्टोरी आई, और जिस तरह जनाब शहजाद अकबर साहब जो कि उस वक्त मुशीर दाखिला और एहतसाब थे, उन्होंने, और जनाब इमरान खान जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, एक पूरा बयानिया बनाया कि शहबाज शरीफ ने और उनकी फैमिली ने इस मामले के अंदर पैसा साइफन ऑफ किया है और इसको लॉन्डर किया है। शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त बावाज़े बुलंद ये कहा था कि वो इस मामले को लेकर जाएंगे इंग्लिस्तान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, और बाकायदा तौर पर अदालतों के अंदर खुद को विंडिकेट करवाएंगे। आज डेली मेल का आज के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगना और इस बात को एक्सेप्ट करना कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और वो यानी डेली मेल अखबार अगर माजरत कर रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इससे पाकिस्तान विंडिकेट होता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म विंडिकेट होते हैं, एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है इस लिहाज से कि जो आम तौर पर एक बयानिया बना दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान से रिलेटेड स्टोरी है तो फिर उसमें यकीनी तौर पर जो हुक्मरान तबका है वो करप्शन के अंदर डूबा हुआ होगा, उनके मामलात दुरुस्त नहीं होंगे। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है जनाब शहबाज शरीफ के लिए बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आपको याद हो इसी तरह का एक बयानिया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बनाया गया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। पूरा मामला NCA के अंदर चला। सुलेमान शहबाज जो कि उनके साहबजादे हैं और शहबाज शरीफ साहब, इनके अकाउंट तक फ्रीज़ हुए इंग्लैंड के अंदर। नेशनल क्राइम एजेंसी एक बड़ी ज़बरदस्त एजेंसी है बरतानिया के अंदर, उन्होंने तकरीबन 2 साल के ऊपर वही एक तहकीकात की, उसके अंदर अकाउंट्स फ्रीज़ किए, बाकायदा तौर पर डिटेल ली गई कि क्या पाकिस्तान से कोई पैसा ऐसा है जो कि लॉन्डर किया गया इंग्लिस्तान में, क्योंकि प्रिंसिपल जो एक्यूजेशन था वो तो यही था। और उस वक्त जब ख़ास तौर पर मुर्तज़ा अली शाह जो कि जियो न्यूज़ के स्टार रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब पहली दफ़ा उस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से न्यूज़ ब्रेक की तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो गया। उस वक्त की हुकूमत जो कि जनाब इमरान खान की थी, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया और कहा कि जी ये तो सहाफ़ी ऐसे हैं जो लिफाफे लेते हैं, ये तो पेड सहाफ़ी हैं, ये गलत खबरें दे रहे हैं। उस वक्त के मुशीर दाखिला और एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब ने फरमाया कि वो ऑफकॉम के अंदर ले जाएंगे और ये तो सिलसिला ही गलत है, ये तो खबरें ही झूठी हैं। लेकिन मुर्तज़ा अली शाह और उनके दीगर कोलीग्स जो सहाफ़ी थे जिन्होंने खबरें ब्रेक की, सबसे पहले मुर्तज़ा अली शाह ने की, वो अपनी स्टोरी के ऊपर कायम रहे। मैं बहसियत खुद एक कानून के तालिब इल्म के, एक सहाफ़ी के, मुर्तज़ा अली शाह से मुतअद्दिद दफ़ा इसके ऊपर मैंने गुफ्तगू की, बहस की, डॉक्यूमेंट्स देखे। उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं भी इस बात पर कायल हुआ कि जो मामलात शहबाज शरीफ साहब के हवाले से थे, जो इल्ज़ामात थे, बाकायदा तौर पर NCA से पाकिस्तान की हुकूमत का, उस वक्त के ARU का यानी एसेट रिकवरी यूनिट जो कि शहजाद अकबर साहब के ज़ेर इंतज़ाम था, उसका बाकायदा तौर पर राब्ता था। उन्होंने ये सब काम किया, कोशिश की कि किसी न किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को, उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज को इम्प्लिकेट किया जाए सारे मामले के अंदर। लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो तफ्तीश की, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे को इस पूरे मामले में एग्जोनरेट किया। उस वक्त हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि नहीं, दोबारा कहा गया कि नहीं जी ये हक़ाइक़ गलत है। तो मेरे पास आज भी एविडेंस के तौर पर, मैं अपने जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये कह रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस के तौर पर आज भी वो चैट मौजूद है जो कि उस वक्त के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब के साथ है। मैंने उन्हें चंद सवालात लिख के भेजे कि आप मुझे इनके जवाब दीजिए, अगर आप ये जवाब मुझे दे पाएंगे तो जो आपका वर्शन होगा मैं जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपने प्रोग्राम के अंदर वो चलाऊँगा, आप मुझे एविडेंस प्रोवाइड करें।
आज तक बल्कि अब उस बात को बहुत अरसा हो गया, वो एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया गया, क्योंकि वो स्टोरी जो कि मुर्तज़ा अली शाह ने ब्रेक की वो दुरुस्त थी। नेशनल क्राइम एजेंसी से पाकिस्तान की हुकूमत का राब्ता था, तमाम तर मामलात और शवाहिद जो यहाँ पर इन्होंने इकट्ठे किए थे वो दिए, लेकिन उसके बावजूद क्या निकला? शहबाज शरीफ उनके साहबजादे एग्जॉनरेट हो गए। इसी तरह डेली मेल की बात थी, यहाँ पर जो पूरा बयानिया बनाया गया कि डिफेड का पैसा खा गए और सैलाब जदगान का पैसा खा गए, क्या नतीजा निकला? आज डेली मेल को माजरत करनी पड़ गई। जनाब शहजाद अकबर आज ट्वीट फरमाते हैं और कहते हैं कि नहीं, क्योंकि नैब ने उन्हें चार्ज नहीं किया। चार्ज की तो बात ही नहीं है, मसला यहाँ पर यह है कि क्या डेली मेल के पास अगर हकायक होते शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो क्या वो अपनी स्टोरी से पीछे हटते? यहाँ नैब तो इर्रेलेवेंट है, यहाँ तो ये बात है कि अगर डेली मेल के पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस था कि शहबाज शरीफ साहब या उनके ख़ानदान ने कोई गलत काम किया है तो वो उस एविडेंस को अदालत के सामने ले आते, और मामला तो हद के इज्जत का था। डेली मेल ने तो सज़ा नहीं देनी थी शहबाज शरीफ साहब को, डेली मेल ने तो खुद को एग्जॉनरेट करवाना था कि हमारी खबर हकायक के मुताबिक है। मसला यहाँ यह है कि डेली मेल के पास भी जो हकायक थे वो उस वक्त की हुकूमत के प्रोवाइड करदा थे, उनके अंदर कोई जान या कोई ताकत नहीं थी। इसी वजह से वो अदालत के अंदर स्टैंड नहीं कर पाए और उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर हद के इज्जत का दावा उन पे किया था, उनसे माफ़ी मांग ली और इस बात को एक्सेप्ट किया कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई गलत काम नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी कानूनी जीत है आज के वज़ीर आज़म के लिए और उनकी फैमिली के लिए। आज की एक अहम स्टोरी है जिसके ऊपर बात करेंगे और इससे इंप्रेशन क्या क्रिएट होता है, क्या इसको भी मजीद स्पिन किया जा सकता है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के लिए और पूरे शरीफ खानदान के लिए दूसरी ऐसी खबर है जिसने उन्हें एक बड़े अरसे के बाद एक रिलीफ दिया है और उनकी क्रेडिबिलिटी किसी हद तक रिस्टोर हुई है, और इसके ऊपर वो कैपिटलाइज सियासी तौर पर कर सकते हैं नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम, उनके सपोर्टर, उनके वोटर इस बात से इंप्रेस होते हैं नहीं होते, ये वक्त बताएगा। आगे चल के एक और बड़ा अहम मामला जो तोशा खाना के हवाले से है, जनाब जुल्फी बुखारी साहब और साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की एक एलिजिड ऑडियो है जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है जब तक उसका कोई फोरेंसिक टेस्ट नहीं करवा लिया जाता कि वो डॉक्टर्ड है या नहीं है। लेकिन वो ऑडियो अपनी जगह मौजूद है जो कि अब फ्लोट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। साथ ही साथ वो शख्स जिससे मंसूब की गई वो घड़ी, यानी कि उसने वो घड़ी जनाब इमरान खान से 5 करोड़ 10 लाख रुपए में ख़रीदी है और ये रसीद भी दिखाई गई, वो शख्स मोहम्मद शफीक अब बाकायदा तौर पर ना सिर्फ एक वीडियो बयान के ज़रिए बल्कि एक एफिडेविट के ज़रिए भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ना ही उन्होंने ये घड़ी जनाब इमरान खान से ख़रीदी, उनके स्टैम्प पैड को, उनके लेटर हेड को, उनकी दुकान के नाम को इस्तेमाल किया गया ये कच्ची रसीद बनाने के लिए। ये कच्ची रसीदों का क्या सिलसिला है, प्रोग्राम के अंदर हम इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद जाहिद हुसैन साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हम उनको पढ़ते भी हैं, उनसे सीखते भी हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, आप बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। और मोहतरमा आसमा शराई साहिबा अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं आज TV पे, बहुत शुक्रिया आपका भी। जाहिद हुसैन साहब, सबसे पहले आपसे सर मैं आगाज़ करना चाहूँगा, ये यके बाद दीगरे दो मामलात हैं। एक तो पहले वो जो NCA की तरफ से मामला हुआ, मैंने तो रिकॉर्ड पे ऊपर कहा है कि हम तो हुकूमत से पूछते रहे कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप हमें जवाब दीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी जर्नलिस्ट की स्टोरी गलत है तो आप उसको रिफ्यूट कीजिए विद एविडेंस। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ एविडेंस के तौर पर मेरे पास वो चैट मौजूद है, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। अब ये सिलसिला आ जाना कि डेली मेल बरतानिया का अखबार है, वहाँ पर तो जिस तरह इमरान खान साहब फरमाते हैं कि कोई किसी जज को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, किसी अदालत को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वहाँ पर डेली मेल का शहबाज शरीफ साहब से माजरत करना ये कितना बड़ा सेटबैक है उस बयानिए के खिलाफ जो कि आज के वज़ीर आज़म और उस वक्त के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ बनाया गया। देखिए मुनीब, एक बात तो साफ है कि जब इस किस्म की खबरें अगर पाकिस्तान में छप जाती हैं, ना ही हमारे यहाँ कोई लाइबल लॉज हैं और ना ही जो है इसके कोई और भी जो आप इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में यहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हैं या उसके मुतालिक जो है फैसला ले सकते हैं। लेकिन बरतानिया में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। मेरा खुद भी वास्ता रहा है, तकरीबन मैं 27 साल तक लंदन टाइम्स के साथ वाबस्ता रहा हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे एक एक चीज़ जब आप लिखते हैं तो आपको साबित करनी पड़ती है। क्योंकि मुझे एक अच्छी तरह याद है कि एक वाक़या था कि तकरीबन 90s की जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की पहली गवर्नमेंट थी, एतजाज़ हसन जो है वज़ीर दाखिला थे उस ज़माने में, तो एक वाक़या हुआ था कोई नारकोटिक्स के केस का। तो एक मैंने सिर्फ कोट किया था इंटीरियर मिनिस्टर के,
तो भी जो है वो फौरन उनके लॉयर्स के पास चला गया, उन्होंने कहा हम नहीं छाप सकते हैं इसको, क्योंकि इवन इफ लॉ मिनिस्टर इज सेइंग हाउ कैन वी सब्सटेंशिएट इट। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात आती है कि वहां पे लॉज मौजूद है। तो डेली मेल का एक रहा है एक तरीक़ाकार सेंसेशनल न्यूज़ छापने की, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इतना आसान काम नहीं होता है बरतानिया में इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएं और अपने आप को बचा के ले जा सकें। तो मेरा ख्याल ये कि ओनस जो था वो उनके डेली मेल के ऊपर था साबित करने का, क्योंकि उन्होंने चार्ज लगाया था। और मेरे ख्याल जो फैसला आया है तो उससे साबित होती है कि उनके पास कोई चीज़ ऐसी मुस्तहकम नहीं थी जिसके बुनियाद पे उन्होंने पूरी स्टोरी की थी। तो मेरा ख्याल ये कि ये चीज़ हमारे अपने साथियों के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन मौजूद है यहाँ पे, कि जो है यहाँ पे जिस किस्म के इल्ज़ामात लग जाते हैं उसके बाद जो है ये हमारे यहाँ कोई कोशिश भी नहीं करता है कि उसके ऊपर, या कोई ऐसे लॉज भी नहीं है कि उसको आप जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। मेरा ख्याल ये कि ये जो एक हमारे यहाँ एक और भी सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एक लिहाज से अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है पाकिस्तान में इसलिए भी बहुत कमज़ोर है कि उस पर किसी को यकीन नहीं है। आप इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसके बाद जब उस पर जब कार्रवाई का वक्त आता है तो कभी भी आप देखें 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ कि केस वही चल रहे हैं, यानी उसकी नौयत भी तब्दील नहीं हुई है और उसके ऊपर कभी भी कोई फैसला भी नहीं आ सका है। और ये डिपेंड करता है कि जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो फिर वो केस रिवाइव भी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक जो डेली मेल ने जो किया है, तो मेरा ख्याल ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि एक अनसब्सटैंशिएटेड अगर आप स्टोरी छापते हैं तो उसके नतीजे में ये जो है फिर यही भुगतना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये अगर हकीकत थी तो उसके सामने उनके पास पूरे सबूत भी होने चाहिए थे। और ये एक सियासी हमारे यहाँ सियासत बन गई है, उसको जो सियासी एक गेम का हिस्सा बन के आती है, हर एक पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की बात है, अगर आप देखें, आप उठा के देख लें, हर किस्म के इल्ज़ामात, हर किस्म के जो करप्शन के चार्जेस और भी किस्म के चार्जेस लग जाते हैं। कोई पूछने वाला यहाँ नहीं होता है कि वो हकीकत में क्या है और क्या चीज़ उसकी जो है वो ये बात अपनी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही है, यहाँ इल्ज़ामात तो लगाए जाते हैं। एक बात जो आसमा शराजी साहब, हम माफ़ी मांगने में वैसे भी बड़ा हिचकिचाते हैं, मतलब अगर कोई गलती हो भी जाए, एक मामला चल भी जाए तो हम फौरी तौर पर ये कहते हैं कि नहीं हम क्यों माफ़ी मांगें, या नहीं अभी तो ये मज़ीद ये चीज़ साबित होना बाकी। आपको याद है जब वो 35 पंक्चर वाली बात फॉल फ्लैट हुई तो उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं जी हम क्यों माफ़ी मांगें, वो धांधली तो हुई थी, उन्होंने कोई और उसको तवजीह दे दी। अब मसला यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ साहब को ये दूसरा बहुत बड़ा रिलीफ है, पहले वो एनसीए वाला मामला, अब ये डेली मेल वाला मामला, तो जो सारा बयानिया है उसके हवाले से अब भी कोई माफ़ी तो मांगेगा नहीं, बल्कि नई उसको स्पिन दी जाएगी। और फिर आपके सामने वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हमें तो बाकायदा तौर पर फाइलें दिखाई गई और कहा गया कि ये तो लोग बड़े ख़राब हैं, ये चोर डाकू हैं, आपका मुल्क लूट के खा जाएंगे, तो इनके खिलाफ जहाद करो। जिन्होंने जर्नलिज्म को जहाद बनाया, एक नया नाम दिया। तो आपके ख्याल में वो जो सारा बयानिया बनाया गया, क्या कोई किसी जगह पर खड़ा होकर ये कहेगा भी, जाहिद हुसैन साहब ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी का तो सिलसिला ही कोई नहीं, मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट की भी नहीं है, कि अपनी कई भी बातों के ऊपर शायद हम लोग भी खुद को अकाउंटेबल नहीं ठहराते या इल्ज़ाम लगा देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, लेकिन शायद सोचते नहीं है कि हमने क्या किया है। क्या कोई किसी जगह माफ़ी मांगेगा? जी शुक्रिया बहुत बहुत मुनीब। मुझे तो नहीं लगता कि कोई माफी मांगेगा। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाया जाता है। 35 पंक्चर की कहानी आप देखें, 1 साल पूरा उसको जिस तरह से, बल्कि इससे ज्यादा लंबा अरसा जो है वो इसको पीटा गया, और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट दिया गया कि एक सियासी बयान था और वो आगे जो है वो इमरान खान साहब निकल गए। और ये बेतहाशा, ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बाकी जमातों के जो रहनुमा हैं उनके यहाँ भी यही होता है। या जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं जो लंबे लंबे प्रोग्राम करते रहे हैं, जिनके प्रोग्राम इन्वेस्टिगेटिव शोज जो हैं उनके अंदर कागजात लहराए जाते थे, या रोज शहजाद अकबर साहब जो है वो बैठते थे और वो बताते थे कि यहाँ से पैसे गए और वहां से पैसे गए, और फिर एक वो पूरा ये डेफिट का जो एक पूरा प्रोसेस था, खास करके कि अर्थक्वेक का पैसा था बाय द वे, जो कि पाकिस्तान के अंदर इल्जाम लगाया कि इस पे चोरी हुई है और उसकी एक्सपोर्ट की। और फिर आज उन्होंने अपनी माजूम में लिखा भी कि ये नैब
की इन्वेस्टिगेशन हमें बताया गया था कि नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि नैब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी और इसी की बुनियाद के ऊपर डेविड रोज जो थे उन्होंने स्टोरी की थी। अब तो उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी चल रही हैं कि इमरान खान साहब से और शहजाद अकबर साहब के हमरा उनकी जो मुलाकात की दास्तान है वो चल रही है। मगर ये अफसोसनाक बात है, ये पाकिस्तान के अंदर सबसे आसान काम मुनीब यही होता है कि आप किसी को भी निशाना बना दे सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आप फलाना लिफाफा, फलाने करप्ट, चोर, डाकू, अरबों खरबों की करप्शन मंसूब कर देना जो है वो कोई एक बड़ी आसान सी बात है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चूंकि डेफेमेशन के लॉज नहीं है, चूंकि एक रिवायत नहीं है, माफी मांगने की रिवायत नहीं है, तस्लीम करने की रिवायत नहीं है, तो इसका जो दिल चाहता है वो लोग बोलते हैं। ये एक जाहिर है कि एक बहुत बड़ी स्टोरी थी और इसके ऊपर अखलाकी पता भी मिली है प्राइम मिनिस्टर को अगर देखा जाए। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल जो नैरेटिव है, ये अलग बात है कि PMLN इसमें बहुत ही कमज़ोर है कि वो अपनी उनकी जो कामयाबी है उसको भी वो पोर्ट्रे कर सकेंगे या वो उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। अलबत्ता आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि वकील के साथ बैठ के शहबाज शरीफ साहब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी मामले के ऊपर, और उसका एक क्लिप निकाल लिया गया जिसमें कि पूरी कैंपेन जो थी वो एक सियासी जमात ने चलाई कि जी एक शहबाज शरीफ साहब जो है उनको अदालत जो है फैसला सुना रही है और वो सुन रहे हैं, जबकि उनका वकील पढ़ रहा था। और वो इतनी कामयाब मुहिम कुछ दिन पहले कैंपेन जो थी वो चली थी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो बाकी सारी जमातें अपने बयानियों के अंदर तो बहुत ही कमजोर है, लेकिन कम से कम जो अखलाकी फतह है किसी की वो बिल्कुल अपनी जगह पे सेलिब्रेट करनी चाहिए। और जितने भी ये क्या वजह है कि ये सारे इंसाफ हमें बरतानिया में मिलते हैं, बाकी मुल्कों में मिलते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं मिलता। पाकिस्तान की अदालतों पे लोगों को भरोसा नहीं है। बहुत दफा हम सोचते हैं कि कोई इल्जाम लगाता है तो हम कहते हैं अदालत जाएंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि भी अदालत का प्रोसेस इतना लंबा है कि जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये अफसोसनाक बात है जो कि बहरहाल एक सक्सेस है प्राइम मिनिस्टर के लिए, कहना चाहिए कि उनको आज काफी बड़ी कामयाबी मिली है। अब मज़े साहब, आप मेरे ख्याल में यू हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स, आप हमेशा ये एडवोकेट करते रहे हैं कि लाइबल लॉज, डेफेमेशन लॉज ये खाली बना देने से काम नहीं चलेगा जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी। कि शायद मैं तो और आप दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे लाइफ टाइम के अंदर शायद ये प्रोसीजर को बेहतर हो जाए। लेकिन अगर मैं उससे आगे चलूँ सर, ये सिलसिला बनाया गया, मतलब एक पूरे किसी भी शख्स को आप पेंट कर देते हैं, जो इमरान खान साहब ने तो उसके ऊपर कैंपेन की कि ये सब चोर डकैत हैं, ये पैसा खा गए, ये लॉन्ड्रिंग कर गए, सब कुछ कर गए। सवाल ज़रूर उठाते रहे, जो जिसने सवाल उठाया कि जनाब ये खाकसार समेत के जनाब ये आप साबित कैसे करेंगे, या मनी लॉन्ड्रिंग की तो क्वालिफिकेशन ही कुछ और है, तो कहा जा, फिर गालियां भी सुनने को मिली और बहुत सारे अलकाबात से भी नवाजा गया। लेकिन क्या आपको लगता है इतनी ये NCA की बात, उधर से शहबाज शरीफ साहब एग्जॉनरेट होते हैं, उनके साहबजादे होते हैं, डेली मेल वाली स्टोरी, डेली मेल माफ़ी मांग लेता है, क्या फ़र्क पड़ेगा कोई परसेप्शन में जो इमरान खान साहब ने क्रिएट कर दी है ऑफ द करंट गवर्नमेंट या PMLN के जो कायदीन है उनके हवाले से? मुनीब, इत्तेफाक से आज मैं एक जज साहब से ही इस बात को डिस्कस कर रहा था कि हमारी यहाँ, और वो भी यही कह रहे थे कि समझ में नहीं आता कि ये सब के सब लोग जो हैं ये मुतासिर होते हैं इन चीज़ों से, एक दूसरे पे इल्ज़ाम, सख्त तरीन इल्ज़ाम लगते हैं, ज़ाती हमले होते हैं, लेकिन ये सब के सब जब हुकूमत में होते हैं तो ये लाइबल लॉज को क्यों नहीं बेहतर बनाते हैं? यानी ऑलरेडी अगर आप जो डिफेमेशन एक्ट है 2002 का, उसको भी देखें तो उसमें स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया गया है कि इतने अरसे में फैसला होना चाहिए। उसको इम्प्रूव करें, उसको आज अगर शहबाज शरीफ इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं तो उन्हें सेलिब्रेट इस तरह करना चाहिए कि वो डिफेमेशन लॉ को बेहतर बनाएं। वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, ये क्योंकि मुस्लिम लीग नून इससे मुतासर रही है, इस किस्म की कैंपेन उनके खिलाफ चलती रही है। इमरान खान खुद ये क्लेम करते रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है बदतरीन जो है कैंपेन चली है। ना वो डिफेमेशन लॉ को बेहतर बनाते हैं, ना ये डिफेमेशन लॉ को बेहतर बनाते हैं। आज अगर आपको, और ये बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की, और मुस्लिम लीग नून इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती है अलग बात है। और ये बहुत बड़ा सवाल उठता है शहजाद अकबर साहब की पूरी परफॉर्मेंस से, जो कि पता नहीं किधर हैं, उनकी परफॉर्मेंस से। फिर मुस्लिम लीग नून को इसको बेस बनाना चाहिए। इस वक्त भी उनके पास कुछ चंद महीने हैं कि वो फौरी तौर पे कानून साजी करें इस चीज पर और इन चीजों को बेहतर बनाएं, ताकि जिस तरह आसमा कह रही थी कि हमें डेली मेल
केस हार जाता है तो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ लोगों पे सख्त तरीन इल्जामात लगते हैं ना। अखबारात में तो फिर माफी मांगने का एक रुझान रहा है, लेकिन टेलीविजन पे तो मैंने आज तक नहीं देखा कि चैनल्स में जिस तरीके से आपने कैंपेन चलाई हो, कभी आपने माजरत की हो अगर आपके वो चीज गलत साबित हुई हो। नहीं होता ये हमारे यहाँ। तो मेरा ख्याल है कि जितना शदीद डेली मेल ने कैंपेन चलाई थी, और ये बुनियादी तौर पे, और जाहिद आसमा दोनों इस चीज को बताएंगे कि ये जर्नलिस्ट की, जिस जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी की, उसकी जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है जब आप इस तरह की स्टोरी में आपको माजरत करनी पड़ती है। अखबार की क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है जब आपको माजरत करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है, और मेरी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट से ये भी अपील है, और पार्लियामेंटेरियन से, और इवन पीटीआई इसको सपोर्ट करे कि आप डिफेमेशन लॉस को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाएं। डिफेमेशन लॉस को क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे नहीं, क्योंकि डिफेमेशन लॉ दुनिया भर में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं तस्वुर किया जाता। लेकिन आप किसी के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया, ना आप साबित कर सकते हैं, और कल अगर अखबार जो है माजरत कर ले, आपने अब अखबार आज डेली मेल माजरत कर रहा है, इतने अरसे की कीमत कौन अदा करेगा? ये जो चीज है, इसको, इस केस को बुनियाद बना के हमें वे फॉरवर्ड यही है कि हम मुल्क के अंदर बेहतर कवानीन बनाएं और उन पे अमल दरामद करें। राइट, ये अगर ये हो सके तो बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से ये पूरी कैंपेन चलाई गई, और शहबाज शरीफ साहब तो इसके अंदर इतने संजीदा थे, जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उन्होंने कहा अगर मैं दुनिया में ना रहूं और मेरे जाने के बाद भी ये साबित हो जाए कि ऐसा कोई काम मैंने किया है, तो मुझे मेरी कब्र से निकाल के मुझे फांसी दे दीजिएगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं खुद को विंडिकेट करूंगा। तो वक्त आ गया, अब वक्त ने उन्हें विंडिकेट किया, डेली मेल ने उनसे माफ़ी मांगी, एनसीए ने उन्हें एग्जॉनरेट किया। ये बहुत बड़ी बात है। क्या जो इल्ज़ामात लगाए गए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले माफ़ी मांगेंगे या नहीं, ये सवाल तो हमारे पास मौजूद है और रहेगा। शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने लगाए उन्होंने इसके ऊपर सियासी कैंपेन चलाई, सियासी तौर पर कैपिटलाइज किया, शायद वो तो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। एक और बहुत अहम स्टोरी है, वो है घड़ियों के हवाले से। घड़ी बदल जाए तो फिर बहुत कुछ बदल जाता है। एक वो घड़ी है जो कि वक्त जिसे हम कहते हैं, वो बदल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तो घड़ी नहीं, घड़ियाँ हैं, और ये भी समझ नहीं आती कि कहाँ पर किस ऑडियो में किस घड़ी की बात हो रही है। बहरहाल ऑडियोज़ भी आती हैं, उनके बारे में भी नहीं पता कि कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन सवाल ये है कि कुछ चीज़ें, यानी कच्ची रसीदें, वो अपना आप बता देती हैं कि वो कच्ची रसीदें ही हैं, यानी जाली रसीदें ही हैं। कुछ लोगों के कुछ लोगों के बहस पर कुछ कर लिया जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि वो दुरुस्त नहीं है। इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। और क्या ये जो घड़ी स्कैंडल है और ये तोशा खाना वाला मामला है, ये इसको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है चंद बुनियादी चीज़ों से, ज़रा उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब ये घड़ियों का स्कैंडल है या घड़ी का स्कैंडल है, ये तो अपनी जगह बात मौजूद है। एक ऑडियो जो कि आज मंजर आम पर आई, अब ये ऑडियो दुरुस्त है या नहीं, इसमें साबिक़ खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की आवाज़ के तौर पर एक आवाज़ है, और जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब से मंसूब एक आवाज़ है। अब ये ऑडियो ऑथेंटिक है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अब ये ऑडियो मौजूद है। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया। उनका कहना ये है कि ऑडियो, उन्होंने ट्वीट भी की है और काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में भी थे, उन्होंने ट्वीट भी की और कहा कि ऑडियो उनको डॉक्टर्ड लगती है, कट कॉपी पेस्ट है, और वो ये कहते हैं कि फॉरेंसिक करवा लें, बल्कि वो कहते हैं कि फ़ॉरेंसिक टेस्ट के पैसे भी बहुत देंगे। बहुत अच्छी बात है, जुल्फ़ी बुखारी साहब को खुद फ़ॉरेंसिक करवा लेना चाहिए और पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर्ड है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कुछ देर पहले एक और प्रोग्राम में शायद ये भी कहा कि उनको, वो तो ये भी नहीं कह सकते कि आवाज़ उनकी है या नहीं है। बहरहाल इसका पता तो उसी वक्त चलेगा जब इसका फ़ॉरेंसिक टेस्ट होगा। एक बात जो कि इस घड़ी के हवाले से, यानी वो घड़ी जो कि काबा एडिशन थी, ग्राफ की घड़ी थी, उसके हवाले से जब वो मामला सामने आया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जनाब फवाद चौधरी और जनाब जुल्फ़ी बुखारी मौजूद थे। 16 नवंबर 2022 को उन्होंने की। उस वक्त उन्होंने क्या फरमाया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ज़रा सुनिएगा।
वो डीलर भी जो था उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी मुल्क से भागे हुए हैं, वो भी दुबई में है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गई तो FIA ने उस ज्वेलर के जो डीलर होता है उसको भी उठा लिया था। उसके बाद जब उसको छोड़ा तो डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है। उस डीलर का नाम भी पता है, उनका नंबर भी पता है, उनको दुबई में उनका पता भी पता है। तो इंशाल्लाह ये भी हकाइक सारे सामने आ जाएंगे, तो ये झूठ भी आपको आपके सामने अनअर्थ हो जाएगा। अब शफीक साहब जो जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनकी रसीद भी ये फ्लोट कर रही है, जो जनाब इमरान खान ने जमा कराई, और उसके अंदर वो आर्ट ऑफ टाइम के नाम से एक दुकान थी F7 के अंदर। जब उस दुकान की फुटेज सामने आई तो वो कुछ अच्छे हालात में नहीं थी दुकान, और ना ही कोई इतनी बड़ी स्केल का जो घड़ियों का शोरूम था जिसमें ये पता लग सके कि वो वाकई इतनी बड़ा कारोबार था कि वहाँ पर, या इतनी बड़ी डीलरशिप थी कि वहाँ पर इतनी बड़ी घड़ी और इतनी लिमिटेड एडिशन वॉच जो है वो बेची जा सके। दिलचस्प बात यह है कि कासिम अब्बासी साहब जो कि रिपोर्टर हैं द न्यूज़ के, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दी जिसके नतीजे में बात सामने आई कि उस दुकान के जो मालिक थे आर्ट ऑफ टाइम के, शफीक साहब, उनका जो FBR के अंदर सारा डेटा मौजूद है, उस डेटा के अंदर, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर, उनकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर कहीं से भी ये बात समझ नहीं आती कि उनकी जो सेल थी या उनकी जितनी भी परचेजेस थी ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स, वो भी इतनी नहीं बनती थी कि वो 5 करोड़ 10 लाख की घड़ी खरीद सकते। इस तरह शफीक साहब के बारे में जुल्फी साहब ने कहा, जुल्फी बुखारी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने, कि ये तो जी मरवा मरवू देंगे बंदे को, तो वो तो इसलिए बाहर भागे हुए हैं, हमारा नाम पता, उनका नाम पता हमारे पास है, वो आ जाएंगे और कंफर्म करेंगे इस बात को। अब इनकी ख्वाहिश थी कि वो आ जाएं। अब मोहम्मद शफीक साहब वाकई आ गए। उन्होंने एक एफिडेविट लिखा, उसको अटेस्ट करवाया सफारत खाने से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और बाकायदा तौर पर उसके अंदर भी लिखा कि जो उसके अंदर जो मदरजात हैं वो यही हैं कि जो घड़ी जिससे मंसूब की जा रही है उनसे, कि उन्होंने ये घड़ी खरीदी थी ग्राफ की जनाब इमरान खान से, तो वो ये बात बिल्कुल गलत है। उनके स्टैम्प पैड का गलत इस्तेमाल किया गया है। उनका एक ऑडियो बयान भी आ गया जिसके अंदर मोहम्मद शफीक साहब के हवाले से बताया जाता है कि वो हैं, और वो क्या कह रहे हैं ज़रा ये भी सुन लीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मैं गोल मार्केट में शॉप है जिना सुपर में, 18 नंबर में शॉप थी, F7 में जिना सुपर मार्केट में। मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है, और इस चीज़ का मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है कुछ करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है, और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। अब ये बात अपनी जगह मौजूद है कि इसके हवाले से जब तक कोई शफाफ तहकीकात ना हो, याद रहे कि जो तोशाखाना का मामला है इमरान खान साहब के हवाले से वो ऑलरेडी सेशन कोर्ट में जा चुका है। करप्ट प्रैक्टिसेस के बादियों नज़र में वो मुर्तकब हुए, लेकिन क्या वाकई सब्सटैंशिएट होता है कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की, ये तो खैर उस ट्रायल कोर्ट के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन आसमा शराजी साहब, अगेन यहाँ बात परसेप्शन की भी है। बहुत से लोग इसको ये भी कंपैरिजन करते हैं कि जी नहीं, वो तोशाखाना के अंदर घड़ी थी, इमरान खान साहब ने ले ली, कानूनी तौर पर ले ली, उसमें गलत क्या है। लेकिन सवाल 2-3 है। एक ये कि क्या जो इमरान खान साहब ने घड़ी ली या जो भी तहाइफ ली है, क्या उनकी अप्रेजल या वैल्यूएशन दुरुस्त हुई? जो रसीद इमरान खान साहब लोगों से भी रसीदें मांगते रहे कि जी वो फलाना रसीद दे दे, तो क्या इमरान साहब की जमा कराई हुई रसीद एक कच्ची रसीद दुरुस्त रसीद थी? बाद नज़र में वो दुरुस्त रसीद नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 50% का कानून बदला और 50% अदायगी करके की। कुछ मामला ऐसे भी बताते हैं कि वो 50% अदायगी नहीं बल्कि 20% अदायगी करके ली गई। साथ ये है कि क्या इमरान खान साहब पूरी मनी ट्रेल दे सकते हैं कि पैसा कब लिया, कितने दिन में, कौन सी तारीख को भेजी, किस तरह जमा कराया गया? ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है। फर्क पड़ता है इन तमाम बातों से, या इमरान खान साहब इज अबव ऑल दिस आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और ये भी मिस डिक्लेरेशन का केस है जो एग्जैक्टली नवाज शरीफ साहब के ऊपर था, और उसके नतीजे में यानी उनके ऊपर ये था कि उन्होंने अपने बेटे से जो तनख्वाह थी वो नहीं लेते थे, और वो अकामा और वो सब चीज़ें, तो मिस डिक्लेरेशन थी, यानी उन्होंने जाहिर नहीं की,
छुपाया अपने असासे को। ये भी मिस डिक्लेरेशन का केस है और ये केस जो है ये तोशा खाना का ये चल रहा है। इसके ऊपर अभी 13 तारीख को जो है वो पार्टी हेड के तौर पे भी नाअहलियत की जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के अंदर। इससे पहले इमरान खान साहब नाअहलियत उनकी हो चुकी है। 2 करोड़ 15 लाख में ये घड़ी जो है वो खरीदी गई है। एक घड़ी की बात करी हूँ। आज जो ऑडियो आई है उसके अंदर जो मुबैना ऑडियो है उसके अंदर घड़ियों की बात हो रही है। तो अब 2 करोड़ 15 लाख जबकि इसकी जो असल मालियत है जो कि आपके ही जो शाहजेब खानजादा साहब ने बताई वो तो 3 अरब रुपए के करीब वो कहते हैं कि इन घड़ियों की पूरे इस गिफ्ट की जो है वो बनती थी। उसको इमरान खान साहब ने उसके अंदर जो उनके अपने यानी सोर्सेज हैं यानी रसीदें जिसे कहना चाहिए आसान लफ्जों में वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। उनके अपने असासे जो हैं जो तोशा खाना के हवाले से उन पे केस चला था इलेक्शन कमीशन के अंदर। मैं इससे हटके भी अगर बात करूं तो उसके ऊपर भी यही बात आती है। तो ये जो चीजें हैं ये उनको अब साबित करनी है। एक मरतबा फिर ये केस जो है वो चलेगा। इसके ऊपर फौजदारी मुकदमा भी है, सेशन कोर्ट पे भी कार्रवाई शुरू हो गई है इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो है अब इलेक्शन कमीशन में तो इमरान खान साहब पहले भी कामयाब नहीं रहे, नाकाम रहे हैं कि वो बताएं कि कहां से जो पैसे आए और कहां से उन्होंने ये लगाए और उनको डिक्लेयर नहीं किया गया। वो बयान हल्फी की भी बात होती है, एसेट्स की भी बात हो रही है। तो ये सारा केस जो है ये इतना आसान और सादा नहीं है। फिर अच्छा जो इमरान खान साहब का एक सपोर्टर है या फॉलोअर है वो ये समझता है कि इमरान खान साहब जो है वो कुछ भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुरुस्त बात है, उनका जो भी सपोर्टर है वो समझ सकता है, समझना चाहिए भी उनको क्योंकि उनके वो लीडर हैं। एक जो मोरालिटी है ये अखलाकी जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कानूनी तो है ही है लेकिन जो अखलाकियात है उसके पेडिस्टल पे जब आप खड़ा करते हैं किसी को और रियासत मदीना के ऊपर करते हैं, उस रियासत मदीना के अंदर जो है एक काबे की एक ही घड़ी बनी है वो उसको बेच दिया जाता है तो फिर सवाल उठते हैं और सवाल उठेंगे। ये करोड़ों की बात हो या अरबों की बात हो, ये 52 कैटेगरीज के तोहफे हैं बाय द वे जो कि तोशा खाना केस अगर आप उसको तफसीली पढ़े तो कोई एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें और जी। तो जाहिर है कि फिर उस पर सवाल तो उठेंगे कि ये क्यों गए। और फिर सब आज हमारे ही प्रोग्राम पे कहा जा रहा था कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, उनकी घड़ी थी उन्होंने बेच दी, उनकी मर्जी। तो ये इतनी मर्जी वाली बात नहीं है। सवाल उठेगा कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने एक इतनी जबरदस्त जो तोहफा था जिसपे खाना काबा की तस्वीर थी उसको बेचना पड़ा आपको। क्या वजह थी, वो पैसे कहाँ से आए, रसीदें कहाँ पे हैं, मॉरल एलिमेंट जो आपने उठाया ये हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं जरा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेता हूँ। मैं मदर अब्बास साहब और जाहिद हुसैन साहब के पास भी आता हूँ एक ब्रेक के बाद। तो मॉरल साइड तो अपनी जगह मौजूद है लेकिन अगेन क्या इमरान खान साहब कैन ही ऑब्वियसली आउटलिव दिस? ऑफ कोर्स अब तक तो जितने भी इल्जामात लगते रहे हैं वो आउटलिव करते रहे हैं उन्हें। एक ब्रेक के बाद बस साथ रहेगा। फिर आपको शाब्दिक कहते हैं। मदर साहब अगेन ये बात यहाँ पर भी परसेप्शन की है। एक परसेप्शन वो था जो कि बनाया गया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, ठीक है, हक़ाइक़ ये साबित करते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों से कम NCA की रिपोर्ट और फिर NCA का फ़ैसला, फिर ये जो डेली मेल वाला मामला, इससे उन्होंने वो विंडिकेट हुए हैं। इमरान खान साहब को भी क्या ये आना चाहिए और बताना चाहिए कि एक डिटेल और ये हवा क्लियर करनी चाहिए, या मुझे लगता है कि वो शायद इसी चीज़ को बयानिया बना रहे हैं कि नहीं ये तो सब झूठ है और ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो कि बनाया जा रहा है, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं? देखिए मुनीब, एक तो ये मेरी ज़ाती राय है और इस पर 2 राय हो सकती हैं। जिस ऑडियो को हम खुद ये कह रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश नहीं है उसको हम चला कैसे सकते हैं? इसके बारे में हमें खुद ये श्योर नहीं है कि ये सही है या नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल में चैनल्स को नहीं चलाना चाहिए जब तक आप या तो स्टैंड करें कि हाँ ये ऑडियो है, हमने सर्टन कर ली है। दूसरी बात, जुल्फी बुखारी साहब की जो वजाहत आप बता रहे हैं, मैंने काशिफ का प्रोग्राम नहीं देखा। जुल्फी बुखारी साहब ये कि इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि उनकी बुशरा बीबी से बात ही नहीं हुई और इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई, या वो ये कह रहे हैं कि इसको कहीं से जोड़ा गया है। दो मुख्तलिफ चीज़ें। एक तो कैटेगोरिकल होता है कि कैटेगोरिकली एक आदमी डिनाई करता है किसी चीज़ को कि नहीं ये तमाम एलिगेशन गलत है। एक चीज़ ये होती है कि आपने उसको गलत तरीके से पेश किया, ये दूसरी बात होती है। तो मुझे नहीं पता, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा उनका कि वो क्या पोजीशन ले रहे हैं। वो एक जगह मदर साहब वैसे वो एक जगह कह रहे हैं
कि नहीं ये तो अपनी ट्वीट में वो कह रहे हैं कट कॉपी पेस्ट है, फिर वो काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में कह रहे हैं कि नहीं ये तो अभी पता नहीं है, ये शायद इसके अंदर वो कहते हैं मेरा तो घड़ियों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैंने कोई घड़ी ना ली ना बेची ना कोई किरदार अदा किया। फिर गालिबन महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम के अंदर वो कह रहे हैं ये आवाज़ मेरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो मुझे बहुत से दोस्त कह रहे हैं ये आपकी आवाज़ है ही नहीं। तो देयर इज अ कंफ्यूजन देयर, एग्जैक्ट नहीं पता कि वो उनका मौक़िफ़ है क्या। जी बिल्कुल, यही मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आसमा कह रही थी, देखिए हमारी बदकिस्मती से हुक्मरान कानून कवानीन ऐसे बनाते हैं जो उनको सूट करें। यानी इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी हुक्मरान हो, चाहे कानून भी उसकी इजाजत देता हो, क्या उसे इखलाकी तौर पे तोशा खाने की चीज खुद खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे नुक्ते नजर से। कोई भी हो, आपको अगर कानून इजाजत भी देता है तब भी आप हुक्मरान हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कैसे ले सकते हैं? आप लोगों के लिए छोड़ देना, लोगों को नीलाम करें, जो भी आके लेना चाहे वो ले उसमें, लेकिन आप खुद सरेंडर कर दें और लोगों को के हवाले करें। इमरान खान को बिल्कुल आके इस मामले पे बहुत अपने आप को क्लियर करना चाहिए, कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात लगा के या दूसरों पे इल्जामात लगा के मसला हल नहीं होगा। आपको ये बताना चाहिए क्या, और ये कहना चाहिए कि इवन अगर मैंने उसकी कीमत कम कर दी थी, आधी कर दी थी, या उस लिहाज से जो भी वो वजाहत कर रहे हैं, वो कहें ये कि हाँ नहीं इखलाकी तौर पे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, चाहे कानून भी इसकी इजाजत। और यही बात जरदारी साहब को भी और जो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने तोशा खाने से चीजें ली हैं, उन्हें भी कहना चाहिए कि इखलाकी तौर पे उन्होंने गलत किया है, चाहे उन्हें कानून इजाजत देता हो या नहीं देता। बिल्कुल ठीक बात है। अब राजस्थान साहब ये मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं उसके साथ जो मर्जी करूं, लेकिन फिर मौक़िफ़ एक मौक़िफ़ ये भी है, एक आर्गुमेंट ये है कि भाई घड़ी आपकी ज़ात को नहीं मिली, आपके उस मनसब को मिली है जिसके ऊपर आप फायज़ हैं, लेकिन उसको शायद कोई इतनी अहमियत नहीं देता। वो कह रहे नहीं हमारे पास कानूनी तौर पर गुंजाइश थी, हमने वो घड़ी ख़रीद ली और आगे हम जो मर्जी करें उसके साथ। देखिए मुनीब, असल मसला हम इस पे ज्यादा घूम गए हैं कि वो जो वीडियो लीक हुई है वो सही है गलत है, वो इससे हट के बात हमें करनी चाहिए। देखिए असल मसला ये नहीं है कि ये सबको पता है कि इमरान खान साहब ने खुद भी कबूल किया है कि उन्होंने तोशा खाना से ली है घड़ी और उसको बेची है, इससे कोई डिनाइल नहीं है। अब ये बाकी तमाम सेकेंडरी चीजें हैं कि वो ये लीक हो गई है नहीं लीक हुई है। असल मसला जो हम जिसकी तरफ नहीं जा रहे हैं कि हमारे हुक्मरानों को सब पे ये जो है एक लिहाज से जो एक सैड कमेंट्री है हमारे पूरे हुक्मरान तबके पे कि किस तरह से चीज़ों को अपने लॉ बनाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। देखिए मेरे ख्याल दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं होता है जो पाकिस्तान में होता है तोशा खाने के जिक्र से। उसको छोड़े, इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन उससे पहले भी यही चीज़ होती रही। असल चीज़ ये आती है कि ज़रा इसको एक और गौर कर लें कि ये मोदी जबकि क्या कहते हैं जो आपके हिंदुस्तान के वजीर आजम है, जब वो गुजरात के वजीर आला थे तो उस जमाने में भी उनको तोहफे मिलते थे। उनका क्या तरीका था, उन्होंने उसको ऑक्शन किया और उस ऑक्शन के सारे पैसे जो है गर्ल्स एजुकेशन के एक फाउंडेशन को दे दिए गए। अब ये जरा देख लें कि असल चीज ये आती है कि आप वो तो कतई नजर इस बात के कि जो है किसकी ज्यादा संगीनी थी या किसने जो है मिस स्टेटमेंट दिया, इन सब का लुबे लबाब ये आता है कि हमारे पूरा जो सिस्टम है, जो हमारे कायद रहे हैं, वो उनका खुद मॉरल जो है वो क्या रहा है, ये यही रहा है कि चीजों से फायदा उठाया जाए। अपने लिए जो है वो लॉज भी बनाए जाते हैं कि 20% पे लेंगे या 10% पे लेंगे, और ये तय कौन करता है उसकी कीमत क्या होगी। दूसरी बात ये है कि ये जैसे बिल्कुल सही बात की कि आपको जो मनसब पे फायज होते हैं उसके ऊपर जो है आपको तोहफे मिलते हैं, आपको इंडिविजुअल नहीं मिलते हैं। तो हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता है कि जो कि एक हम हिंदुस्तान की तनकीद करते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखना भी चाहिए लोगों से कि जो है वो अगर फर्ज की ये घड़ियां मिली हैं और वो आप चलिए तोशा खाने में रखी हुई, इमरान खान साहब को तो इस पे ये करना चाहिए था कि उसको अगर बेचते भी तो उसका कोई तसर्रुफ इस किस्म का होता कि जो अपनी जात पे खर्च नहीं करते। ये तो अपनी जात पे खर्च किया ना उन्होंने, जो घड़ी के बेच के जो है उसका तसर्रुफ क्या था, उसका तसर्रुफ ये नहीं था कि आपने किसी फाउंडेशन को या किसी अच्छे एक काम में दिया। अगर वो शौकत खानम को भी दे देते, फर्ज कीजिए
अगर फर्ज से शौकत खानम को भी पैसे चले जाते तो भी कहा जा सकता था कि कोई उसका एक मतलब एक हद तक सही फैसला था, लेकिन ये नहीं था, ये जाती चीजों पे थी। और ये हमारी यहाँ मिसाल पहली दफा नहीं है, ये मुस्तकिल हमारे मुल्क के अंदर ये होता रहा है। कुछ ज्यादा किया है, कुछ ने कुछ कम किया है, लेकिन ये सब कुछ होता रहा है। आपको मैं ख्याल, अब मैं उस पर नहीं जाता हूँ, डिटेल जाती हो जाती है कि एक हार का किस्सा भी आपको पता है, एक वजीर आजम साहब का, कि जो है वो किसी और काम के लिए, फ्लड के लिए दिया गया था और उसके बाद जो है उसको रख लिया गया था अपने तसर्रुफ के लिए। तो ये जो है हमारी एक बैंकरप्सी जो है पूरी चीजों की वो जाहिर करती है। इमरान खान साहब का ज्यादा इसलिए बात आती है कि उन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो है वो तो हजरत उमर की मिसाल दिया करते थे कि रियासत मदीना में ये होता था कि हजरत उमर के पास एक चादर ज्यादा आ गई तो उससे पूछा किसी ने कि जो है कि आपके पास दूसरी चादर कैसे आई। तो मसला ये आता है कि जब आप ये करते हैं तो वो फिर आप पे लाजिम होता है कि कम से कम जो है आप अपने उस चीज को तो अमल से दिखाएं। और मेरे साथ सबसे बड़ी चीज जो आती है इसकी और ज्यादा खराबी आती है कि इस पे असर नहीं होता है लोगों पे। आप जो पहले एक सवाल किया था कि आप पे क्या उनकी सपोर्ट बेस पे कोई असर पड़ेगा, एक लफ्ज नहीं पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि हमारे वक्त खत्म हो गया सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।